जी बेटा, जो आपको मैंने कल के लेक्चर से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी थी वो ये थी कि अभी जो आपने एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स के हवाले से पढ़ा, एपीसी स्लैश साइक्लोसोम, ये जो आपने पढ़ा ना, ये दो काम करता है। ठीक है, एक तो ये कि ये रिमूव करवाता है कोहेसिन को, जो कि हमने कल डिस्कस कर लिया था, रिमूव्स कोहेसिन। दूसरी चीज जो ये करवाता है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इट डिसॉल्व्स द एमपीएफ। एमपीएफ क्या है आपको याद होगा, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर या एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर था। अब क्या होगा कि एमपीएफ जब डिसॉल्व हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां से एक जो है वो, ये आपके पास जो है वो है काइनेज। ठीक है, और काइनेज के साथ हमने कल इस तरह से जोड़ी थी साइक्लिन, ऐसे करें। ठीक है, और इन दोनों को कलेक्टिवली हमने कल क्या नाम दे दिया था, क्योंकि ये सेल को G2 से निकाल के एम फेज में लेकर जा रहे थे, तो हमने इसको कहा था माइटोसिस या एम फेज प्रोमोटिंग फैक्टर, इसको हमने नाम दे दिया था। अब ये बात जरूरी है कि एम फेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाए। एम फेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स जब तक होगा तब तक क्या चलता रहेगा, तब तक एम फेज चलता रहेगा। ठीक है, अब एम फेज से सेल को निकालना है। एम फेज से सेल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप ये जो साइक्लोसोम है या एपीसी है, इसके जरिए इसकी जो काइनेज है यानी ब्लू वाली प्रोटीन जो है जो मैंने बनाई है, और जो येलो वाली प्रोटीन है यानी जो साइक्लिन है, इन दोनों को आप अलहदा कर देंगे। जब एक दफा काइनेज और साइक्लिन अलहदा हो जाएंगे तो एमपीएफ डिसॉल्व हो जाएगा। एमपीएफ के डिसॉल्व होने से जो सेल है वो एम फेज से निकल आएगा और साइटोकाइनेसिस की तरफ बढ़ेगा। इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो डायग्राम है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ जो है वो इसकी बनी हुई थी गालबन, ये इसमें कैम्बेल में बनी हुई है, देखिएगा। एट द एंड ऑफ सेल साइकिल एमपीएफ बिल्कुल टूट जाता है, और एमपीएफ जब टूट जाता है तो उसके बाद फिर जो है वो सेल जो है एम फेज से निकल आता है। कोई हैवी पिक्चर लोड हो रही है जिसकी वजह से ये देर लगा रहा है। एनीवेज वो हम बाद में भी देख सकते हैं। ये छोटी सी बात थी जो हमने कल करनी थी, जो कि मिस हो गई थी। उसके बाद जो है वो हमने अब यहाँ पर देखना होगा कि जो सेल है वो, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, यहाँ पर मैं आपको पहले वो डायग्राम दिखा दूं। ये देखिए, ये देखिए, ये एमपीएफ है, और ये एमपीएफ जो है ये यहाँ पर डिग्रेड कर दी जाती है। यहाँ लिखा हुआ है साइक्लिन को डिग्रेड कर दिया जाता है। चलें इसको ऐसे समझ लीजिए, बेसिकली एमपीएफ को डिग्रेड किया जाता है, और एमपीएफ जब डिग्रेड होता है तो उसके बाद वो जो काइनेज थी, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज यानी सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है उसको जब आप एब्रीविएट करेंगे तो वो सीडीके बनता है। ठीक है, उसके एक्रोनिम्स। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है उसको अलहदा कर दिया जाएगा, साइक्लिन को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, और सेल एम फेज से निकल आएगा। ये देखिए यहाँ पर ये क्रॉस में आप देख सकते हैं कि ये जो एम फेज है ये यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, एम फेज क्योंकि खत्म हो रहा है तो उसी टाइम पर जो एपीसी है वो आकर, एपीसी स्लैश सी जो है वो आकर इसको डिसॉल्व कर देगा, और जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है वो अलहदा हो जाएगी और साइक्लिन खत्म हो जाएगी, एम फेज से सेल निकल आएगा। ले जी, यहाँ तक तो हमारी गुफ्तगू जो है वो कल भी हुई थी। नाउ लेट्स कंसिडर कि सेल एम फेज में है, और सेल जो है वो क्रॉस कर चुका है इस वक्त किसको, सेल एपीसीसी को क्रॉस कर चुका है। ठीक है, एपीसी जो है वो बना एपीसीसी, और यहाँ से एपीसीसी के बनते ही दोनों चीजें अलहदा हो गई, यानी कि बेसिकली एमपीएफ टूट गया, माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर जो है वो ब्रेक हो गया। ब्रेक इस तरह से हुआ कि साइक्लिन जो है वो अलहदा हो गई, और जो सीडीके है यानी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज वो अलहदा हो गया। सो अब सेल जो है वो क्या करेगा, अब सेल डिवाइड हो जाएगा, और हमें पता है कि जो स्टेम सेल्स हैं उनमें एक सेल मेचोरेशन की तरफ चला जाएगा, दूसरा सेल जो है वो यानी एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा और दूसरा सेल जो है वो दोबारा स्टेम सेल के फेज में जाएगा, और कौन से फेज में पहुंच जाएगा, G1 फेज में। याद रखिए G1 फेज वो फेज है जिसको दो नाम दिए जाते हैं, एक उसको नाम दिया जाता है स्टार्ट का, और दूसरा इसको नाम दिया जाता है रिस्ट्रिक्शन फेज यानी
आर फेज का, इसको आर फेज का नाम भी दिया जाता है, ठीक है। और ये जो आर फेज का नाम है ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये वो फेज है, जैसे आप अपने बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये जो फेज है इसको आप मास्टर फेज कह सकते हैं, अगरचे बुक ने इसको ये नाम नहीं दिया। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये वो वाइटल फेज है कि इसके इसमें से जो सेल आजाद हो गया उसके बारे में कल भी मैंने बात की थी कि उसके उस सेल का जो है वो अब आगे साइकिल कंटिन्यू रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। अब चाहे वो कैंसर सेल है चाहे वो कोई भी सेल है, इन एनी केस जो सेल इस फेज से निकल गया वो आगे ग्रो करता चला जाएगा, सेल साइकिल एम फेज की तरफ जाता चला जाएगा। तो जीवन में वो कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जीवन को इतना इंपॉर्टेंट बना रही है? बेटा जीवन में दो तरह के जीन्स काम करते हैं, दो तरह के जीन्स जो हैं उनकी प्रोटीन्स होती हैं जो कि जीवन में काम करती है। बेटा एक होती है जिसको आप कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, और दूसरी तरह के जीन्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रोटीन जो बनाते हैं उनको आप कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ये एक एक प्रोटीन नहीं बना रहे, ये मैं जीन्स लिख रहा हूं, ये मैं जीन नहीं लिख रहा। इसका क्या मतलब है कि असल में इनसे एक पूरा ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स बन रहा है जो कि फर्दर प्रोटीन्स अब बनाएगा जो कि अब आपके सेल को कंट्रोल करेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। बेटा असल में इसको ट्यूमर सप्रेसर जीन इस वजह से कहा गया है क्योंकि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ये इधर आकर, इनमें से अक्सर इधर आकर जो है वो अ, उसका शिकार हो जाते हैं एपोप्टोसिस का। मैनी ट्यूमर सेल्स आर स्टॉप्ड हियर। आप यकीन कीजिए कि बहुत दफा ऐसे होता है कि जब सेल दोबारा डिवाइड होने लगता है तो कैंसर जो है वो कॉज हो सकता है, लेकिन इस एक पॉइंट पे आकर जो ट्यूमर सेल्स हैं उनको स्टॉप कर दिया जाता है। कैसे? याद रखिए यहाँ मैं मेमेलियन सेल की अब बात कर रहा हूँ बेटा। मेमेलियन सेल की जब बात की जाए, वैसे हमने एक ही जीन पढ़ना है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि यहाँ कई तरह के जीन्स होते हैं। एक होता है P53 जीन जो हमने पढ़ना है, जिसकी डिटेल हमने पढ़नी है। उसके अलावा यहाँ पर P21 भी होता है, P75 भी होता है, और अब एक और भी होता है जो मैं एक जगह पढ़ रहा था, वो मैं अभी देख के आपको बता देता हूँ। ये जो जीन्स होते हैं, ये तमाम जीन्स जो हैं ये ग्रोथ को सप्रेस कर सकते हैं, यानी आप यूं कह लीजिए कि इनका काम होता है मिलकर जो माइटोसिस है, या यूं कह लीजिए कि दे हॉल्ट द सेल टू एंटर इन एस फेज। ये जो है वो एस फेज में एंटर होने से रोक देते हैं सेल को, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्यों होता है? याद रखिए P53, P21 और P75 ये ऐसी प्रोटीन्स बनाते हैं जो डीएनए की इंटेग्रिटी चेक करते हैं। अब यहां पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि डीएनए को तो कल भी स्कैन किया जा रहा था, डीएनए इंटेग्रिटी चेक। देखिए डीएनए को जो कल चेक किया जा रहा था ना, कल जो स्कैन किया जा रहा था डीएनए को, वो स्कैन किया जा रहा था कि एस फेज के बाद डीएनए में कोई मिस्टेक ना आए। एस फेज के बाद यहां पर जो डीएनए को देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि ड्यूरिंग टीलोफेज, एनाफेज और टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इन तीनों में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। मतलब ये कि डीएनए कहां, उसकी इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, ठीक है। अब डीएनए स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, या यूं कह लीजिए कि क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी, आप इसको ऐसे कह लीजिए कि जो क्रोमोसोम है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो टीलोफेज में, या फिर आप कह लीजिए कि एनाफेज में, या बाय चांस साइटोकाइनेसिस के दौरान अगर कंप्रोमाइज हुई है तो उसको कहां चेक किया जाता है? G1 में। और उसको ये जो जीन्स हैं इनका एक पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो चेक करता है कि आया डीएनए में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है।
कहीं डीएनए जो है वो टूटा हुआ तो नहीं आया, कहीं ऐसा डीएनए तो नहीं आ गया कि जो डीएनए जो है वो जिसके साथ किसी दूसरे क्रोमोसोम का टुकड़ा लगा हुआ हो, कहीं ऐसा डीएनए तो नहीं आ गया कि उसका कोई पार्ट ही मिसिंग है। ठीक है, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम जो है वो यहां रखा जाता है। मैंने आपको कल बताया था कि एनाफेज में क्या चेक होगा। एनाफेज में सिर्फ ये चेक होगा कि डुप्लीकेशन हुई हुई है तो सारे तने हुए हैं कि नहीं, सबके साथ काइनेटोकोर अटैच है कि नहीं, ये तो चेक होगा। लेकिन जब एक दफा ये अलहदा होंगे तो उसके बाद तो चेक नहीं किया जा रहा ना। उसके बाद तो ये नहीं देखा जा रहा कि कौन सा डीएनए टूटा है, कौन सा डीएनए जुड़ा हुआ है, कहीं एक क्रोमोसोम के साथ दूसरा ही तो नहीं खिंच के चला गया, कहीं किसी का टुकड़ा किसी के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं रह गया। ये नहीं चेक किया जा रहा है एनाफेज में। एनाफेज में सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कि सबके साथ काइनेटोकोर जुड़ गया है कि नहीं जुड़ गया, और वो जो तनाव आना था वो है कि नहीं, वो एपीसी चेक कर रहा है। ठीक है, ओके। लेकिन जो इंटेग्रिटी है, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है, वो एपीसी में चेक नहीं की जा रही। तो लिहाजा जब सेल दोबारा G1 में एंटर होगा तो सबसे पहले जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो इस बात को देखेंगे कि कहीं पर जो है वो डीएनए की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हुई तो नहीं है। अब क्या होगा कि जो P53 है, P53 विल stimulate the complete scanning of cell, scanning of डीएनए। डीएनए की स्कैनिंग जो है उसकी असल में ये स्कैनिंग कैसे स्टिमुलेट करेगा कि ये जो पी ग्रुप है जीन्स का, अभी मैंने आपको 2-3 पीछे ग्रुप बनाकर दिखाए, ये जो पी ग्रुप है जीन्स का ये प्रोटीन्स बनाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोटीन बनाई जाती है P53 प्रोटीन। ये P53 प्रोटीन जो है ये जो आगे जाकर ऐसे इंजाइम्स बनाती है जिसका काम होता है डीएनए इंटेग्रिटी चेक का, डीएनए इंटेग्रिटी चेक। और अगर ये पास हो जाए, इसकी दो कंडीशन ही हो सकती है ना, इंटेग्रिटी चेक की दो कंडीशन ही हो सकती है कि अगर जो P53 प्रोटीन है ये पास कर दे, क्या पास कर दे कि हाँ भाई ओके है, नो प्रॉब्लम, ओके का सिग्नल मिल गया, तो उसके बाद फिर आगे जो है वो एस फेज में एंटर करवाया जा सकता है सेल को। लेकिन अगर यहां पर जो है पता ये लगता है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम, म्यूटेटेड डीएनए, म्यूटेटेड या डिस्ट्रक्टेड डीएनए, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो अब क्या होगा, और से सुनिएगा। अब ये होगा कि यही P53 प्रोटीन जो थी ये सेल को किस तरफ ले जाएगी, ये सेल को ले जाएगी एपोप्टोसिस की तरफ, और यहीं पर उस सेल को फिनिश कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सिर्फ P53 पर रिलाय नहीं करना। अगर आप कहेंगे ना P53 काम कर रहा है कि जी वो डीएनए को स्कैन कर रहा है, तो क्या P53 ही ये कह रहा है कि एपोप्टोसिस कर दी जाए? नहीं, साथ जो बाकी जीन्स हैं वो ये काम कर रहे हैं कि उसको एपोप्टोसिस उसका जो है वो करवा दिया जाए। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए कि ये एक है वो डिपिक्शन, ये मैं आपको रेवन जॉनसन से दिखाता हूं। ये बुक जरा देखिएगा, बड़ी जबरदस्त इसमें डायग्राम दी हुई है। ये देखिए, अब ये जो डायग्राम है इसमें वो आपको बता रहा है कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसको स्कैन किया जा रहा है P53 प्रोटीन के जरिए। अच्छा जी, डीएनए रिपेयर भी किया जा सकता है, फर्ज कर लिया कोई प्रॉब्लम है तो रिपेयर भी किया जा सकता है। रिपेयर कर देने के बाद आप क्या करते हैं, अच्छा अगर रिपेयर नहीं हुआ तो आप किस तरफ ले गए उसको, एपोप्टोसिस की तरफ, और उसको आपने कर दिया डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर वो रिपेयरेबल है, रिपेयर हो गया, तो अब आपने उसको एस फेज की तरफ चल कर दिए। देखिए P53 अलाउ सेल विद रिपेयर डीएनए टू डिवाइड। ठीक है, रिपेयर डीएनए, आपने रिपेयर कर दिया डीएनए। ठीक है, अगर रिपेयर नहीं हुआ तो उसकी एपोप्टोसिस कर दी जाती है। अब यहां पर देखिएगा कैंसर कब होगा, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि P53 प्रोटीन जो है वो G1 जो फेज है उसमें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं वो कैंसर को रोकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो G1 है। उसके लिहाज से जब आप देखते हैं तो पता ये लगता है कि अगर P53 प्रोटीन एबनॉर्मल हो जाए, अगर यहां कोई ऐसी प्रोटीन है जो स्कैनिंग कर रही थी और वो एबनॉर्मल हो गई है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंप्लीट स्कैनिंग नहीं होगी, और कंप्लीट स्कैनिंग नहीं होगी तो वो जो
डैमेज डीएनए था वो वाला सेल एम फेज की तरफ चला जाएगा और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली वो कैंसर सेल बन जाएगा। तो ये एक बहुत, ये ट्यूमर सप्रेसर है। आप यहां पर गौर कीजिए, ट्यूमर सप्रेसर कैसे है? असल में ट्यूमर सप्रेसर नहीं है ये ग्रोथ सप्रेसर है। लेकिन क्योंकि आपको ट्यूमर सेल में मिलता है ये, या ट्यूमर सेल से इसका आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपको क्योंकि ट्यूमर सेल में पता लगा कि अगर इस जीन में प्रॉब्लम हो तो ट्यूमर होता है, जैसे आपको पता ही उससे लगा ना, आपको ट्यूमर सेल से पता लगा कि इस जीन में प्रॉब्लम था, तो आपने इस जीन का क्या नाम रख दिया, ट्यूमर सप्रेसर। हालांकि ये ग्रोथ सप्रेसर है, ये माइटोसिस रोकता है, ठीक है। तो लेकिन ट्यूमर सप्रेसर उसका नाम है। अब ट्यूमर सप्रेसर क्यों है ये ट्यूमर सप्रेसर इसलिए है क्योंकि जब एक दफा इसको पता ये लग जाएगा कि यार यहां पर गड़बड़ है, तो ऐसी सूरत में ये ट्यूमर होने से रोक देगा, सेल को माइटोसिस में जाने से रोक देगा, मजीद ग्रोथ उस सेल की होने से रोक देगा। इस वजह से आप इसको ट्यूमर सप्रेसर का नाम देते हैं। फौरी तौर पे या तो सेल को रिपेयर किया जाएगा या उसको एपोप्टोस कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, वहीं पर उसको रोक दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आइए एक और बात आपको यहाँ जो है बताता हूँ कि ये जो आपने पी ग्रुप पढ़ा है जीन का, इनमें से कुछ होते हैं जो सेल को परमानेंटली जी नॉट में भी रख सकते हैं, परमानेंटली परमानेंटली जी नॉट। जैसे मैं आपको जो है वो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मैंने जो है वो ये एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, यहाँ पर इट इज रिगार्डिंग, हाँ जी ये देखिए, such as P21, P27 and P57 are also important for maintaining quiescence। quiescence मतलब ये कि आप जो है वो उसको अपने उस जगह पर रोक देते हैं। अब G1 में एक्चुअली क्या होता है, ये जो आपने 3 नाम पढ़े हैं जीन के, कौन कौन से, P21, 27, 57, ये इसी फेज में काम करते हैं और सेल को कहां ले जाते हैं, जी नॉट में। इसका क्या मतलब हुआ कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और ये ग्रुप असल में वर्किंग करता है डीएनए को स्कैन करने की। हाँ, अगर सेल, फर्ज कर लिया कि सेल जो है वो है नॉर्मल है, P53 का काम तो स्कैनिंग था ना, अगर सेल नॉर्मल है, अगर सेल जो है उसमें गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप मजीद डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो, भाई सेल का डीएनए ठीक था, इंटीग्रेटेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सारा डीएनए स्टेबल था, लेकिन आप सेल को मजीद डिवाइड नहीं करना चाह रहे हो, तो फिर आप इनसे प्रोटीन्स रिलीज करवाओगे 21, 27 और 57, और ये क्या करेंगे, ये सेल को जी नॉट में रख देंगे, चाहे वो टेम्पोरेरी हो चाहे वो परमानेंट हो, ठीक है। अब यहां पर जो है वो एक तो आपको पता लग गया P53 प्रोटीन्स हैं जो असल में चेकिंग करेंगे डीएनए की कि कहीं जो है वो डीएनए वो इंटीग्रेटेड है या नहीं है, इंटीग्रेशन खराब तो नहीं हुई भी। दूसरी तरह का P53 की तरह का ना एक और जीन होता है जिसको आप कहते हैं आरबी जीन। ये असल में आरबी जीन जो है ना, ये कब डिस्कवर हुआ, आरबी जीन ये भी ट्यूमर सप्रेसर्स में आता है बेटा। आरबी जीन डिस्कवर हुआ, एक डिजीज है रेटिना की, आंख का कैंसर है, रेटिनोब्लास्टोमा, ये आंख का कैंसर है, ठीक है। तो रेटिनोब्लास्टोमा जो डिजीज है उसके दौरान आरबी जीन डिस्कवर हुआ था। यानी एक ट्यूमर सप्रेसर की फैमिली आपको मिल गई पी जीन्स की जो अभी आपने पढ़ा, दूसरा एक और फैमिली है जिसको आप कहते हैं आरबी जीन, ये भी ट्यूमर सप्रेसर्स है, ठीक है। ये क्या करते हैं, मेमेलियन सेल की बात हो रही है बेटा, कल जो है वो जो हमने पढ़ा था वो एक अलग जो है वो एक अलग एंगल था। मेमेलियन सेल की अगर आप बात करेंगे तो ये जो आरबी जीन्स हैं दे बाइंड विद G1 साइक्लिन, ये G1 साइक्लिन से बाइंड हो जाते हैं। अब आपको पता है कि साइक्लिन का क्या काम है, साइक्लिन जो प्रोटीन है उसका आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है कि साइक्लिन जो है वो किसके साथ अटैच होती है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज के साथ अगर अटैच होगी, यानी इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आगे एमपीएफ बनता है, ठीक है। एमपीएफ बने या ना बने, लेकिन अगर इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का और साइक्लिन का, इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो सेल किस फेज में जाएगा, एस फेज में जाएगा, ठीक है। ये पुराना कॉन्सेप्ट था, ये आप जो है वो अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आप अभी इस वक्त कौन सा फेज पढ़ रहे हैं, आप G1 पढ़ रहे हैं ना, तो G1 से तो आगे एस फेज में जाना है। तो आरबी जीन्स क्या करते हैं, आरबी जीन्स को ना पॉकेट प्रोटीन भी कहा जाता है।
अकॉर्डिंग टू रेवन जॉनसन आप इसको पॉकेट प्रोटीन भी कहते हैं। जो पॉकेट प्रोटीन होती है ना, ये असल में क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रोटीन होती है कि जिसके अंदर बकायदा एक पॉकेट सा बना हुआ होता है, और ये पॉकेट जो है ये किसको काबू कर लेता है, ये साइक्लिन को काबू कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये मैं साइक्लिन यहां बना देता हूं, अब साइक्लिन काबू में है, साइक्लिन इस वक्त काबू में है, साइक्लिन जो है वो डीएक्टिवेटेड है। जैसे ही साइक्लिन एक्टिवेट होगी ये किसके साथ जाकर जुड़ जाएगी, जैसे ही साइक्लिन एक्टिवेट होगी ये सीडीके के साथ जाकर जुड़ जाएगी, और सीडीके के साथ जाके जुड़ी तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, एस फेज। लिहाजा साइक्लिन को रोकना है, साइक्लिन को रोकना है, साइक्लिन जो है वो ना स्टार्ट हो, यूं कह लीजिए कि साइकिल ना स्टार्ट हो। तो साइकिल को रोकने के लिए आपने जो है वो एक इंतजाम किया हुआ है कि इस साइकिल को रोकने के लिए इसका एक ताला है, और वो क्या है, पॉकेट प्रोटीन, जो कि असल में आरबी आरबी प्रोटीन है। रेटिनोब्लास्टोमा के दौरान जो है जो डिस्कवर हुई थी, ये साइक्लिन को डीएक्टिवेट रखती। अब क्या है, जो रेटिनोब्लास्टोमा है, फर्ज करें आप चाहते हैं साइक्लिन को आजाद करना, या आप चाहते हैं कि जो आरबी प्रोटीन है, जो पॉकेट प्रोटीन है, वो अलहदा हो जाए, ठीक है, और जो साइक्लिन है वो अलहदा हो जाए। क्या करेंगे, बड़ा इजी तरीका है। तरीका ये है कि बेटा इसको आप क्या अटैच कर दो, आप यहां फॉस्फेट ऐड करो, और ये जो आरबी प्रोटीन है यानी पॉकेट प्रोटीन है, इसके साथ फॉस्फेट ऐड कर दो। इस प्रोसेस को, फॉस्फेट के ऐड होने को आप क्या कहते हैं, आप इसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, आप इसको फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, जब आप इस पॉकेट प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देंगे ये साइक्लिन को छोड़ देगी, साइक्लिन सीधा कहां जाएगी, सीडीके के पास, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपने सेल को एस फेज में लेकर जाना है, तो जीवन में आपने दो तरह की फैमिली से इजाजत लेनी है। एक फैमिली है पी जीन्स की फैमिली, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ये ट्यूमर सप्रेसर जो जीन्स हैं, इनको इनका काम क्या है, डीएनए इंटेग्रिटी चेक करना। फर्ज कर लें इन्होंने इजाजत दे दी, अच्छा जी ठीक है कोई बात नहीं, आपका डीएनए ठीक है, आप जाओ। लेकिन ये तो मसला है, मसला ये है कि आरबी जीन्स इजाजत नहीं दे रहे। आरबी जीन्स क्यों नहीं इजाजत दे रहे, भाई उनको सिग्नल मिलेगा, उनको आप फॉस्फोराइलेट करोगे, पॉकेट और साइक्लिन को आजाद करोगे तो एस फेज आएगा ना। P53 ने तो इजाजत दे दी, उसने कहा जाओ, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ो भाई, इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ोगे तो एस फेज में जाओगे, और इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए आपको इसको फॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा। फॉस्फोराइलेट करेंगे तो फिर ये अलहदा हो जाएगा। अब यहां आता है दूसरा ग्रुप। मुझे ये बात कंप्लीट कर लेने दें, उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन लेता हूं। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि आप लोग इस वक्त जो हैं वो आपके जो दिमाग है उनमें रश पड़ा हुआ है क्वेश्चंस का, लेकिन जरा एक दफा, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, ये ग्रोथ रिसेप्टर बनाते हैं। असल में इनका काम क्या होता है, ये दो तरह की प्रोटीन्स बनाते हैं। वो जो ग्रोथ फैक्टर को रिसीव करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मौजूद हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर फॉर ग्रोथ, एक तो वो वाली प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा दूसरा ये कौन सी प्रोटीन्स बनाते हैं जो कास्केड में शामिल होती हैं। अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं रेवन जॉनसन से ही एक जो है वो डायग्राम उठाता हूं। ये डायग्राम जो आपके सामने यहां पर है, इस डायग्राम से हम एक्सप्लेन करेंगे कि असल में प्रोटो ऑन्कोजीन्स काम क्या कर रहा है। ये देखिएगा, इसमें जरा गौर से देखिए कि ये एक लंबा चौड़ा रिएक्शन है। ये हमने लंबा चौड़ा रिएक्शन पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको इसमें मैंने एक दो बातें बतानी है, और वो क्या है, वो ये है कि आरबी दो काम कर रहा है। नंबर वन, प्लाज्मा रिसेप्टर, वो ये है, ये ब्लू वाले, ये भी कौन कर रहा है, सॉरी प्रोटो ऑन्कोजीन्स कर रहा है, आरबी में गलती से बोल गया, ये काम प्रोटो ऑन्कोजीन्स कर रहा है, का ग्रुप कर रहा है। यानी वो जो कि असल में इनको कहा जाता है कि ये ग्रोथ की फेवर में होते हैं। असल में ये जो है ना वो ग्रोथ की फेवर में काम करते हैं। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं ये असल में ग्रोथ की फेवर में काम कर रहे होते हैं कि ग्रोथ हो, ठीक है। वो कैसे काम कर रहे होते हैं कि एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर बनाते हैं,
दूसरा कास्केड प्रोटीन्स बनाते हैं। ये कास्केड प्रोटीन्स कौन सी है? मैंने कल भी आपको बताया था कि कास्केड का मतलब होता है तसलसल। ये जितनी प्रोटीन्स आपको यहां से यहां तक नजर आ रही हैं, ये सारी किसका रिजल्ट है? प्रोटोऑन्कोजीन्स का रिजल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिलसिला चल रहा है फॉस्फोराइलेशन का। ये देखिए, ये फॉस्फोराइलेट होती है, ये इसको एक्टिवेट करती है, राफ एमई के को फॉस्फोराइलेट करती है, एमई के जो है वो ईआर के को फॉस्फोराइलेट करता है, ईआर के अंदर जाके आरबी के साथ अटैच होती है, और आरबी को क्या कर दिया इसने? फॉस्फोराइलेट। अभी मैंने आपको क्या कहा था? आरबी को फॉस्फोराइलेट करने से क्या होगा? आरबी को फॉस्फोराइलेट करने से कौन आजाद हो जाएगा? साइक्लिन आजाद हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने पी जीन से इजाजत ले ली, पी जीन से इजाजत ले ली, तो साइक्लिन को आरबी से, ये आरबी है, साइक्लिन को आरबी से डिटैच करने का तरीका क्या है कि ग्रोथ फैक्टर की तरफ से मैसेज आए कि भाई साइक्लिन को छोड़ दो। ग्रोथ फैक्टर की तरफ से क्या, ये देखिए, ग्रोथ फैक्टर की तरफ से मैसेज कैसे आएगा? उसका इंतजाम करेंगे प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स जो है ये कास्केड चलवाएंगे। जब सिग्नल रिसीव होगा, नॉर्मल हालात में जब सिग्नल रिसीव होगा तो ये कास्केड चलेगा। E2F जो है ये किससे? ये साइटोप्लाज्म के ERK से E2F सिग्नल रिसीव करेगा और आरबी को फॉस्फोराइलेट कर देगा। ये आरबी फॉस्फोराइलेट होते ही जो है वो बेसिकली ये देखिए, ये E2F असल में क्या है? ये E2F जो है ये साइक्लिन है। और कीजिए, ये E2F जो है ये सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस के अंदर साइक्लिन्स प्रोटीन्स फॉर एस फेज। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि ये E2F साइक्लिन को जो है वो खुद भी साइक्लिन का काम कर रही है और बाकी बाकी साइक्लिन्स भी आजाद हो रही हैं। तो बुनियादी तौर पे आपको दोनों जीन से इजाजत लेनी है, किससे निकलने के लिए? G1 से निकलने के लिए। ट्यूमर सप्रेसर से भी इजाजत लेनी है, और प्रोटो तो पहले ही तैयार है ना, प्रोटो ऑन्कोजीन्स तो पहले ही तैयार हैं। क्या तैयार हैं? कि भाई चलो ग्रोथ करवाओ। कैसे? कि वो तो वैसे ही ग्रोथ का पूरा चक्कर चला के और उसके बाद फिर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के को से आजाद करवा के साइक्लिन के जरिए एस फेज में ले जाते हैं किसको? डीएनए को या सेल को। तो बेसिकली G1 जो है उसके अंदर दो तरह के जीन सेट हैं जो इस बात का इंतजाम कर रहे हैं कि जीन्स जो हैं वो अगर म्यूटेट नहीं होते तो हम अपनी मर्जी से जीन को जब चाहे रोकें, और जब हमें कमांड मिलेगी तो हम जीन्स को एक्टिवेट करेंगे और सेल को G1 से एस फेज में लेकर जाएंगे। जी बेटा, अब बताइए। मैं प्रोटोऑन्कोजीन्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रोटोऑन्कोजीन्स असल में वो जीन्स हैं जिनका काम है ग्रोथ को प्रोमोट करवाना। ट्यूमर सप्रेसर वो होते हैं जिनका मैक्सिमम काम क्या होता है कि ग्रोथ ना हो, ग्रोथ रुकी रहे। प्रोटोऑन्को का काम होता है कि ये ग्रोथ को प्रोमोट करवाते हैं, ये ग्रोथ करवाते हैं, ये हुक्म करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन को कि भाई सेल को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि अब हमने एस फेज में जाना है। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये बाहर से या अंदर से कोई ना कोई सिग्नल लेंगे, और ये जो आरबी ने साइक्लिन को काबू किया हुआ था, आरबी को जो है वो और साइक्लिन को दोनों को सेपरेट करके और एस फेज में ले जाएंगे। तो बेसिकली इनका काम है ट्यूमर सप्रेसर से सेल को आजाद करवाना। यानी बुनियादी तौर पर सेल को रोका किसने होता है? सेल G1 में ट्रैप किसकी वजह से होता है? ट्यूमर सप्रेसर की वजह से। ट्यूमर सप्रेसर से आजाद करवाना किसका काम है? प्रोटोऑन्कोजीन्स का काम। जी बेटा। जी। हम्म। बेसिकली असल चेक पॉइंट है ही यही। आप देखिए, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है उसकी पूरी कोशिश है कि सेल किसी सूरत बाहर ना निकले। किससे? G1 से। यानी इसका क्या मतलब हुआ? जब तक कमांड नहीं आ रही, एक्स्ट्रा सेलुलर कमांड,
तब तक ट्यूमर सप्रेसर जीन ने सेल को पकड़ के रखा हुआ है कि सेल किसी सूरत एस में ना जाए। तो इसको आप असल जो चेक पॉइंट है वो G1 को ही कहेंगे। यही क्वेश्चन जी। अब इसमें जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इतना इंतजाम, इस कदर इंतजाम तो कैंसर कैसे हो जाता है? हाउ एंड वाई? भाई आपने जो है वो इतने दरवाजे लगाए हुए हैं, आपने कहा है जब तक ग्रोथ फैक्टर नहीं आएगा तब तक सेल ट्यूमर सप्रेसर जीन से आजाद नहीं होगा, तो फिर कैंसर कैसे हो जाता है? मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद आपको पता लगेगा कैंसर बहुत मुश्किल से होगा और बहुत आसानी से होगा। बेटा फॉर एग्जांपल, ये जो ERK है, इस पे ये जो सिचुएशन है ना ERK की, ये वाली जो सिचुएशन है, इसमें 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ये एक्टिवेटेड फॉर्म है। और जिसपे कोई फॉस्फेट नहीं अटैच हुआ हुआ, ये डीएक्टिवेटेड फॉर्म है। अब क्या होगा, फर्ज करें कि म्यूटेशन कॉज होती है, और म्यूटेशन कॉज होने की वजह से ERK जो है वो किस फेज में चला जाता है? परमानेंट ट्राइफॉस्फेट वाले में। ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेटेड फेज है ना इसका। म्यूटेशन होती है और ERK परमानेंटली ट्राइफॉस्फेट वाली सिचुएशन में चला जाता है। अब मुझे बताइए आप कैंसर को कैसे रोकेंगे? क्योंकि ट्राइफॉस्फेट जब मुस्तकिल बना रहेगा, आपके ऐसे जीन में म्यूटेशन हुई है, ऐसे जीन में म्यूटेशन हुई है जिसमें ERK के साथ तीनों फॉस्फेट जुड़े हुए हैं। अब ये मुस्तकिल एक्टिवेटेड फॉर्म में है। अब ये क्या करेगा, जब G1 फेज आएगा, ये अंदर जाके RB को साइक्लिन से आजाद करेगा और सेल बगैर चेक हुए किस फेज में चला जाएगा? एस फेज में। क्योंकि इसका काम क्या है, RB अगर अलहदा हो गया तो ये साइक्लिन को एक्टिवेट कर देगा, और अगर साइक्लिन एक्टिवेट हो गई तो सेल फौरी तौर पे किस फेज में चला जाएगा? एस फेज में चला जाएगा। इतना आसान है कैंसर होना, सिर्फ टारगेट जीन की बात है, और वो अल्लाह ताला का जब तक फजल है तब तक वो टारगेट जीन बचा हुआ। अब देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूं, यहां से आगे किसी को भी म्यूटेट कर दें, प्रोटो को जीन्स है ना, ये सब रास है, राफ है, MEK है, ERK है, ये सब प्रोटीन्स हैं। इनमें से किसी के जीन को म्यूटेट कर दें और परमानेंट एक्टिवेटेड फेज में ले आए किसी एक को भी। जब आप परमानेंट एक्टिवेशन कर देंगे इनकी तो क्या होगा? परमानेंट एक्टिवेशन का नतीजा ये होगा कि आपको यहां पीछे से कमांड की जरूरत नहीं रहेगी। परमानेंट एक्टिवेशन इसको कमांड लेस कर देगी। परमानेंट एक्टिवेशन जब इसको कमांड लेस कर देगी तो अब ये अपनी मर्जी से सेल को चलाएगा, और जब चाहेगा साइक्लिन एक्टिवेट करेगा। साइक्लिन एक्टिवेट होगी नहीं, सेल एस फेज में होगा। अब DNA म्यूटेटेड है नहीं है, वी डोंट केयर। P53, अच्छा अब आ जाइए, अगर P53 म्यूटेट हो जाता है, P53 के म्यूटेशन से क्या होगा कि जो सेल होगा वो मुस्तकिल डिवाइड होता चला जाएगा। क्यों? P53 पास कर देगा। जब P53 पास कर देगा तो उसके पास करने की वजह से सेल जो है वो म्यूटेटेड है नहीं है ये परवाह नहीं है, डिवाइड करता चला जाएगा। और इसका नुकसान पता क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जो ट्यूमर जीन्स होंगे वो नॉन फंक्शनल रहेंगे। आपको यहाँ पर एक और बुक से मैं जो है वो आपको कैंसर सेल्स के कैरेक्टर्स बताता हूँ, उतनी देर में आपका अगर क्वेश्चन है तो बताइए मुझे। जी बिल्कुल, फिर नहीं पॉसिबल कंट्रोल करना। एक तो ये जिस टाइम मैं पढ़ा रहा होता हूँ उस टाइम पता नहीं बुक्स मेरी क्या हो जाता है, इतनी हैवी बुक्स है। ये इतनी थोड़ी देर में जो मैंने लेक्चर तैयार किया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने इस लेक्चर को जो है ना वो क्या क्या हरकतें की हैं लेक्चर तैयार करने के लिए। ये देखिएगा, इसमें ये आपका ये है, हाँ जी ये देखिए, ये G1 फेज सेल है। बेटा ये रिसर्च पेपर है। आपने एक बात यहाँ पे आपको एक नसीहत करूंगा कि गूगल की किसी बात पे यकीन ना कर लिया करें।
जब आपने गूगल से कुछ पूछना हो ना तो उसके आगे इस वेबसाइट का नाम लिख दिया करें, साइंस डायरेक्ट का, ठीक है। जब आप साइंस डायरेक्ट लिखेंगे तो वो गूगल आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि ये जो इस वक्त मैं आपके साथ डायग्राम शेयर कर रहा हूँ ये बेसिकली ये एक रिसर्च पेपर है और इसके ऑथर्स ये हैं और ये 2002 का रिसर्च पेपर है, ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड एडिशन, ये जो जर्नल है ये इसका सेकंड एडिशन है। और अब देखिएगा इस डायग्राम में, देखिए बेटा कि G1 की साइक्लिन्स देखें आप, D1, D2, D3, ये सारे CDKs हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, वो प्रोटीन जो साइक्लिन पे डिपेंडेंट है। अच्छा, उसके बाद IRP53, P21 ये इनहिबिटर है। जब ये एक्टिवेट होगा तो सेल जो है वो नहीं उसमें जा सकता, उसमें नहीं जा सकता, जी एस फेज में नहीं जा सकता, ये G0 में ले जाएगा सेल को। ये इसको आकर डीएक्टिवेट करेगा तो साइक्लिन G1 को किस में लेकर जाएंगी, एस फेज में लेकर जाएंगी। तो बेसिकली इस डायग्राम को दिखाने का मकसद क्या है आपको, इस डायग्राम को दिखाने का असल में मकसद ये है कि जो सेल होता है उसके अंदर, मेमेलियन सेल खास तौर पे, उसके अंदर बहुत ज्यादा साइक्लिन्स होती हैं और वो साइक्लिन्स जो हैं वो सेल को आगे ले जाने के लिए तैयार होती हैं अनटिल एंड अनलेस कोई सेल जो है वो इनहिबिशन कर दे, सेल G0 फेज में चला जाए, G0 फेज में चला जाएगा तो उसके बाद फिर सेल जो है वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकेगा अनटिल एंड अनलेस उसमें कैंसर कॉज हो जाए। अब एक और बात आपको इंफॉर्मेशन में कोशिश ये है कि आज मैं टॉपिक खत्म कर दूं। एक और बात आपको मैं बताता हूं कि ज्यादातर हमारे जो सेल्स होते हैं, मेच्योर सेल, जितने मेच्योर सेल होते हैं सब G0 में होते हैं। याद रखिए जितने मेच्योर सेल हैं वो अपनी शेप चेंज कर चुके होते हैं, वो फंक्शनल शेप्स में आ चुके होते हैं, जिसकी वजह से मेच्योर सेल सारे G0 फेज में होते हैं अनटिल उनका जो परमानेंट G0 है उसको वायरस या कोई म्यूटेजन आकर डिस्टर्ब ना कर दे। अगर वायरस और म्यूटेजन आकर उसको डिस्टर्ब कर देते हैं तो क्या होगा कि वो जो सेल है वो परमानेंट G0 से निकल के बाहर आ जाएगा। शेप चेंज करने से आप मिसाल ले लीजिए, जैसे आपका है, हाँ, उसकी मिसाल आप ले लीजिए, न्यूरॉन सेल है, मसल सेल है, लेंस सेल हैं, ठीक है। इसी तरीके से स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स हैं, वो शेप चेंज कर चुके हैं। इसी तरीके फंक्शनल फॉर्म में जो जो आ चुका है वो G0 में है। स्टेम सेल थोड़ी देर के लिए G0 में जाते हैं लेकिन उसके बाद बाहर निकल आते हैं क्योंकि उन्होंने जाहिर है डिवाइड होना होता है। तो यहां पर देखिएगा एक चीज जो बताई हुई है, ये सिल्विया स्मिडर है बेटा, ये भी बायोलॉजी की बुक है। इसमें बेसिकली इन्होंने बताया हुआ है, ये देखिए ये एक कैंसर सेल प्रोड्यूस होता है और ये जो एक कैंसर सेल है ये फिर उसके बाद बेनाइन ट्यूमर के तौर पे इस जगह पर रहता है, ठीक है। लेकिन इसी बुक में आपको बताया गया है, सिल्विया की बुक में, कि कैंसर सेल में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की एबिलिटी है, मतलब एक दफा बंदा कायल हो जाता है इस चीज का। और वो एबिलिटी क्या है, वो ये है कि कैंसर सेल अपनी तरफ ग्रोथ करवा सकते हैं ब्लड वेसल्स की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब हम बहुत ज्यादा किसी मसल का यूज करते हैं ना भागने के लिए, हम कहते हैं हमारा स्टेमिना बन गया। वो स्टेमिना क्या होता है, एक तो हमारे मसल फाइबर थिक हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, हमारे सेल्स की शेप चेंज होती है, मसल फाइबर मोटे हो जाते हैं। दूसरा, हमारे सेल्स के अंदर, सॉरी सेल्स कह रहा हूँ, मसल के अंदर कैपिलरीज ज्यादा हो जाती है। इसका क्या मतलब है, जो मसल आप जितना ज्यादा यूज करेंगे उस मसल में आपकी कैपिलरीज ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। इसको आप कहते हैं एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड वेसल। अब ये पावर किस में होती है, ये ताकत होती है कैंसर सेल में। ये अपनी तरफ दो तरह की वेसल्स ग्रो करवाना शुरू कर देते हैं, एक ब्लड वेसल, दूसरा लिम्फेटिक वेसल। और जो सेल ब्लड वेसल और लिम्फेटिक वेसल में चला गया, ट्यूमर सेल, वो फोर्थ स्टेज, थर्ड स्टेज का एंड और फोर्थ स्टेज का स्टार्ट कंसिडर होता है। जो सेल एक दफा इनमें चला गया, ये देखिए, ये आपके सामने जो है वो डायग्राम है, ये देखिए, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी कर रहे हैं और अपनी तरफ जो है वो ग्रो करवा भी रहे हैं ब्लड वेसल और लिम्फेटिक को, और आखिरकार जो है वो इसमें एंटर हो जाते हैं, ठीक है। प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैंसर सेल। सबसे पहले कैंसर सेल्स लैक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि भाई ये ऐसे सेल्स होते हैं कि जिनमें म्यूटेशन हुई हुई है, जिनको रुककर डिफरेंशिएट होना आ ही नहीं रहा। आप एक दफा कंसिडर करें ना कि प्रोटो ऑनको जीन्स जो हैं वो मुस्तकिल ऑन है। ये ऐसे ही है कि आप जो है वो लाइट का बटन चलाएं और वापस दबाना चाहें तो वो दबे ही ना, लाइट चली रहेगी, इल्ला ये कि आप पीछे से इलेक्ट्रिसिटी काट दें।
ऐसा ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही अगर जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं जो ट्यूमर सप्रेसर सेल्स से G1 फेज को छुड़ा रहे हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का काम यही था ना, ट्यूमर सप्रेसर सेल से जो है वो G1 फेज को छीनना और किस में लेकर जाना, एस में लेकर जाना। अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स म्यूटेट हो जाते हैं, यानी लाइट का स्विच ऑन हो गया। अब सेल डिफरेंशिएट होता है, नहीं होता, ये परवाह नहीं है, इजाजत मिली हुई है, डिवाइड करते जाओ करते जाओ। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल अपनी फंक्शनल फॉर्म में आए। कैंसर सेल फंक्शनल फॉर्म में आ ही नहीं सकते क्योंकि वो मुस्तकिल डिवाइड कर रहे हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर जो वो है कंटिन्यूअस स्विच ऑन है। ठीक है, अभी एक बात आपको बताता हूं, आप लोगों को एक वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा, खास तौर पे आप में से जो सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करेगा ना, उसको एक वर्ड बहुत ज्यादा मिलेगा, लिहाजा ये भी आप सुन लीजिए। आपको पता है कि एक ना बहुत अरसे से एक जगह पर कैंसर सेल्स जो हैं उनको ग्रो करवाया जा रहा है, और वो ये देखिए, these cells have been reproducing in a culture since 1951। कैंसर सेल्स इमोर्टल होते हैं, कैंसर सेल्स इमोर्टल होते हैं और कभी ग्रो करना खत्म नहीं करते अनटिल एंड अनलेस आप उनको किल कर दें। अब कैंसर सेल इमोर्टेलिटी की ये इंतहा है कि जो कैंसर सेल्स हैं उनमें एक खातून थी जिसके कैंसर सेल को लैब में ग्रो किया गया, और उस खातून का नाम था हेनरिएटा लैक्स, हेनरिएटा लैक्स। इसके पहले 4 अल्फाबेट को निकाला गया और उन सेल्स का जो लैब में ग्रो करवा रहे थे उन सेल्स का नाम रखा गया हेला सेल्स। अगर आपने नहीं पढ़ा ये वर्ड तो आप अनकरीब पढ़ लेंगे, और अगर आपने पढ़ा है तो उसके बारे में उन हेला सेल्स का नाम रखने की रीजन ये है, ये सेल 1951 से ग्रो कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। क्यों? वो नहीं लगा हुआ, आगे कोई ब्लॉकेज नहीं है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स म्यूटेट हुए हैं, कैंसर सेल प्रोड्यूस हुए चले जा रहे हैं। और याद रखिए जो आम सेल होता है वो ऐसे नहीं होता, हमारे आम सेल इतना ज्यादा म्यूटेट, इतना ज्यादा ग्रो नहीं करते, इमॉर्टल नहीं होते, ये इमॉर्टल होते, चलते चले जाते, चलते चले जाते। डिफरेंशिएट होना नहीं है, जब डिफरेंशिएट नहीं होना तो फिर ये ग्रो करते चले जाएंगे। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर जो कैंसर सेल का होता है वो देखिएगा, एबनॉर्मल न्यूक्लियाई। असल में कैंसर सेल का एक और फीचर, एक कैंसर सेल को पहचानने की एक तरीका और है, ये मैंने कुछ मेरे ख्याल है पिछले लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। 2 ही तरह के सेल्स होते हैं जिनका साइटोप्लाज्म छोटा होता है, एक वो जो एम्ब्रियोनिक सेल होते हैं, जैसे ब्लास्टुला के सेल हैं, गैस्ट्रुला के सेल हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं, इनका साइटोप्लाज्म छोटा होता है। दूसरा कैंसर सेल्स का न्यूक्लियस बहुत बड़े होते हैं, साइटोप्लाज्म छोटा होता है, बहुत तेजी से डिवाइड हो रहे हैं। एम्ब्रियोनिक सेल्स भी ऐसे ही होते हैं, बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म बहुत बड़ा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद डू नॉट अंडरगो अपोप्टोसिस, ये बात पहले ही हो चुकी है कि इनमें अपोप्टोसिस नहीं होगी। जो P53 करवाता था ना, P53 अगर उसको मिलता था कि भाई डीएनए की इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज हुई हुई है, डीएनए इंटेग्रेटेड नहीं है, डीएनए टूटा हुआ है, तो वो अपोप्टोसिस करवा देता था अगर रिपेयरेबल नहीं होता, लेकिन अपोप्टोसिस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्यूमर्स बनाते हैं, ये तो आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है, अंडरगो मेटास्टेसिस। अब यहाँ ट्यूमर सेल्स के बारे में एक दो और इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। बेटा ट्यूमर सेल्स ना आपके टिश्यू को डैमेज किस तरह करते हैं? नंबर 1, पहला काम जो ट्यूमर सेल्स करते हैं वो जरा देख लीजिए। नंबर 1, दे कंज्यूम, या इसको लिखना चाहिए दे ओवर कंज्यूम द न्यूट्रिएंट्स। ना ऑक्सीजन मिलने देते हैं नॉर्मल सेल्स को, और ना ही जो है वो ग्लूकोज मिलने देते हैं, अन्यवार डिवाइड हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा डिवाइड होंगे उतना ही ऑक्सीजन चाहिए होगी, उतना ही न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे, दूसरों के हिस्से का खाना खा जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि अब ये मजीद दूसरे सेल्स को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो आपको ये बात पता होगी कि जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो नॉर्मल सेल का कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? अपोप्टोसिस। वो अपनी खुदकुशियां करना शुरू कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, उनके पास सलाहियत ही नहीं है मजीद कोई काम करने की, वो अपोप्टोस कर जाते हैं, ये उनके हिस्से का खाना खा लेते हैं। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम ये करते हैं बेटा
कि ये स्पेशल किस्म के प्रोटीन पॉइजन रिलीज करते हैं, प्रोटीनिशियस टॉक्सिन, प्रोटीन टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो दूसरे सेल को किल करने के काम आती है। यानी ये नेक्रोसिस भी करवा देते हैं, ये वहां पर सेल डिस्ट्रक्शन भी करवाते हैं। और उसके नतीजे में जो है, जब नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय होता है ना, तो नॉर्मल सेल डिस्ट्रॉय होके एक अदद केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है जिसको आप कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये पेन कॉज करते हैं, फिर ये काम भी करते हैं। ये साथ साथ कैंसर सेल्स का ये काम भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो मैं असल में चाह रहा हूँ कि हाँ, प्रोटो जीन्स जो हैं उनका प्रॉब्लम। हाँ, एक कैंसर का कॉज और भी होता है, वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोगों को, क्योंकि इसकी डिटेल है, टीलोमियर्स अगर आप में से कोई नहीं जानता तो मुझे इसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को किसी और दिन बताऊंगा। ये देखिए, कैंसर सेल को आमतौर पर ट्रांसफॉर्म्ड सेल कहा जाता है। ये भी एक आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए जो है, कैम्बल से एक डायग्राम मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, और वो है ये वाली, बहुत मजे की डायग्राम है। ये देखिए, G1 से G0 फेज में, G1 चेक पॉइंट की वजह से सेल G0 फेज में जा सकता है। अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया तो सेल G1 से S फेज में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, G1 से ये M फेज में भी रेड सिग्नल है। G2 फेज वाला आपने कल वो पढ़े थे कि G2 में भी साइक्लिन्स होते हैं, जो S फेज में डुप्लीकेशन के बाद चेक करते हैं कि डुप्लीकेशन के बाद डीएनए में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर डुप्लीकेशन के बाद G2 से भी सेल पास हो जाता है तो उसको क्लियर टू डिवाइड करके एम फेज में भेज दिया जाता है, एंड नाउ सेल विल डिवाइड। जी बच्चे, अब बताइए। अल्लाह अकबर। बेटा आपके आधा सवाल मेरे पास आया सदफ।